नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस की और देखेंगे कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके बिजनेस एनालिसिस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है एक नई कंपनी है और इसका बिजनेस एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की और देखेंगे कंपनी के जो सपोर्ट और रेशियोज कहाँ पे है और चार्ट के ऊपर कंपनी की क्या पोजीशन है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले समय में कितना रिटर्न दे सकता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसके क्या रीजंस हैं, अगर नहीं करना चाहिए तो उसके क्या रीजंस है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड ये फिलहाल 217 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका 52 वीक लो और हाई देखते हैं तो इसका लो है 67.15, जो कि 8 जुलाई में इसने बनाया था। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसका हाई, तो 1 जनवरी 2021 को इसने अपना हाई बनाया था 223 रुपये के आसपास। अब बात करते हैं इसके रिटर्न की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी ने वक्त 1 वीक के अंदर रिटर्न दिया है 4.65। अगर हम 1 मंथ की बात करते हैं तो 16.22% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करते हैं 3 मंथ की तो 41.19% का रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करते हैं लास्ट 6 मंथ की, तो दोस्तों लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 120% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों 1 ईयर के अंदर कंपनी ने 141% के आसपास रिटर्न दिया है, मतलब आपका पैसा लगभग 1.5 गुना कर दिया है। और अगर हम बात करते हैं 2 ईयर की, तो दोस्तों 2 ईयर में कंपनी ने रिटर्न दिया है 132% का, जो कि काफ़ी शानदार है। और दोस्तों 5 ईयर की ओल्ड लिस्टिंग ये कंपनी है नहीं, इसलिए 5 ईयर का आपको रिटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। जैसे कि आपको पता है कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 260 करोड़ है, सिर्फ 260 करोड़, मतलब एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर की, तो दोस्तों वो 3.51 है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्राइस अर्निंग रेशियो की, तो दोस्तों वो 61.79 है, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके इंडस्ट्री पीई की, तो इसके इंडस्ट्री का जो पी है वो 155 के आसपास एवरेज है, मतलब उसके हिसाब से इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो दोस्तों बुक वैल्यू है लगभग 43.30। अगर हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो दोस्तों है 5.01, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिविडेंड की, तो दोस्तों कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन ना के बराबर 0.05% की डिविडेंड यील्ड है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके फ्यूचर की। तो दोस्तों किसी भी धंधे का या बिजनेस का अगर फ्यूचर जानना है तो हमें उसकी 4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है: सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी ने मार्च 16 से और मार्च 19 तक जो सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ दिखाई है वो काफ़ी शानदार थी, आप चार्ट के ऊपर भी देख पा रहे हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं मार्च 20 की। तो दोस्तों अगर मार्च 20 हम देखते हैं तो कंपनी की सेल्स थोड़ा कम हो गई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो गया है। तो ये कंपनी का मार्च 20 की एनुअल रिपोर्ट से मैंने लिया है। लेकिन अब बात करते हैं इस ईयर में आने वाले समय में कंपनी कैसी ग्रोथ दिखा सकती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं लास्ट 12 मंथ की, तो कंपनी का जो अभी तक का जो सेल्स है वो 28 करोड़ के आसपास है और नेट प्रॉफिट 1.62 करोड़ के आसपास है। अगर हम बेस्ट केस और वर्स्ट केस देखते हैं कि इस साल में अगर कंपनी बहुत अच्छा करती है तो कंपनी का जो सेल्स है वो 51 करोड़ तक जा सकता है। अगर वर्स्ट केस भी रहता है तब भी 36 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स रहती है, जो कि हमें अभी मार्च 21 में पता चलेंगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, क्योंकि उससे आपने को काफ़ी आइडिया हो जाएगा कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट जैसे अच्छे आ रहे हैं। अगर अच्छे आ रहे हैं तो कंपनी जो 2021 में अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कंपनी कैसी परफॉर्म करने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, जून 19 का क्वार्टर के अंदर कंपनी की सेल्स थी लगभग 7 करोड़ के आसपास। अगर सितंबर 19 के पास देखते तो दोस्तों कंपनी की सेल्स जो बहुत ही शानदार रहती है 21 करोड़ के आसपास, जो कि अभी तक का सबसे अच्छा क्वार्टर था इसका। उसके बाद दिसंबर में देखते हैं, दिसंबर 19 में देखते हैं तो 6.21 करोड़ की सेल्स रह जाती है। और मार्च 20 के अंदर देखते हैं तो 5.58 के आसपास इसकी सेल्स रह जाती है। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट 3 क्वार्टर देखते हैं, मार्च 20, जून 20 और सितंबर 20। तो उसमें आप देख पा रहे कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव हुई है, 5.58 से 8.38 और 8.38 से 8.61, जो कि काफ़ी शानदार है। इस सिनेरियो के अंदर जब आपको पता कोविड-19 चल रहा है उसके अंदर भी कंपनी अपनी क्वार्टर रिजल्ट के अंदर इंप्रूवमेंट दिखा रही है, मतलब यहाँ पे कंपनी के लिए सब कुछ अच्छा लग रहा है क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका साल अच्छा रह सकता है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। तो पहला रेशियो आता है रिटर्न रेशियो। तो दोस्तों पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे कि आप देख पा रहे हो मार्च 16 के अंदर कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 30.27 था, जो कि मार्च 20 में हो गया 7.87, जो कि थोड़ा वीक है अपने अगर मार्च 16 की तुलना में तो काफ़ी वीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इसका एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब बात करते हैं ROEC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों वो भी है 13.3। दोस्तों अगर किसी कंपनी का ROEC 15 या उससे अबव तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा कम है तो हम इसको एवरेज मान सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट कि कंपनी की जो एसेट है उनके ऊपर भी कितना रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों कंपनी के एसेट है उनके ऊपर भी लगभग 5.08% का रिटर्न मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों आता है इसका मार्जिन रेशियो, कंपनी के मार्जिन क्या है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 22.71%, जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है, अभी तक का सबसे अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.79 है, जो कि मार्च 19 के लगभग बराबर है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन से आप ये समझ सकते हो, अगर मान लो किसी कंपनी 100 रुपये की सेल्स करती है तो लास्ट में उसके पास कितना प्रॉफिट बचता है। तो जैसा कि आपको पता है अगर कंपनी 100 रुपये की सेल्स करती है तो लास्ट में उसके पास 12.79% रुपये बच जाते हैं, मतलब 12.79 रुपये बचते हैं हर 100 रुपये की सेल्स पे। तो ये होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके लीवरेज रेशियो की। जैसे कि आपको पता है इसके पता चले कि डेप्ट कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मार्च 17 के अंदर 2.82 था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद कंपनी ने अपने जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कम किया है और मार्च 20 के अंदर जो इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो वो 0.32 है, जो कि ठीक है। ये थोड़ा बहुत तो कंपनी को रुपए की जरूरत पड़ जाती है और उसको लोन भी लेना पड़ जाता है, कर्जा भी लेना पड़ जाता है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों आता है सेकंड रेशियो, आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो दोस्तों वो भी कंपनी का काफ़ी शानदार है 4.99। हालांकि मार्च 19 से कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये है दोस्तों अगर कंपनी 100 रुपये इंटरेस्ट पे करती है तो उसकी तुलना में प्रॉफिट कितना कमा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर कंपनी 100 रुपये अगर इंटरेस्ट पे कर रही है तो प्रॉफिट कमा रही है 500 रुपये, लगभग 500 रुपये के आसपास इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी के पास प्रमोटर्स की होल्डिंग है 56.33% और दोस्तों FIs और म्यूचुअल फंड के पास इसके पास होल्डिंग नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये कंपनी सिर्फ 260 करोड़ की है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड अगर इसको खरीदना चाहे तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के पास या FIs के पास इतने पैसे हैं कि वो पूरी कंपनी खरीद लेगी। आप देखते हैं दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनके पास 43.67% होल्डिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चिंता का विषय है कि FIs के पास और म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों कंपनी काफ़ी छोटी है, अभी हो सकता है म्यूचुअल फंड और FIs के ट्रैक में ना हो, या फिर वो हो सकता है इसको और ग्रो होने की सोच रहे हो कि अगर और अच्छे से ग्रो हो जाएगी कंपनी, जब इसके और सेल्स बढ़ जाएंगे, नेट प्रॉफिट लगातार आता रहेगा इसका, तब हो सकता है इसमें इन्वेस्ट करने की सोच है। क्योंकि जो FIs और म्यूचुअल फंड है उनके पास दूसरों का पैसा है, वो अपना खुद का पैसा नहीं है, तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अपन इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क तो बहुत है। आपको पता है कि माइक्रो कैप कंपनी है तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है ये रिस्क है तो इसका है। दोस्तों अब बात करते हैं इसका बिजनेस एनालिसिस की कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हो वर्टोज वाज फाउंडेड इन 2012 के अंदर कंपनी स्टार्ट हुई थी और इसने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस सैन फ्रांसिस्को US के अंदर 2012 के अंदर ही स्टार्ट कर दिया था। ये इसकी काफी बड़ी अचीवमेंट थी। अब बात करते हैं कंपनी का बिजनेस कैसा है। दोस्तों कंपनी डिजिटल एडवर्टाइजिंग करती है, जहाँ पे एडवर्टाइजर और पब्लिशर अपनी डिमांड एक्सचेंज करते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे डिजिटल एडवर्टाइजिंग की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले ज़माने में न्यूज़पेपर में ऐड होती थी, पोस्टर लगवाते थे, लेकिन अभी क्या है फिलहाल के टाइम में एक ट्रेंडिंग है डिजिटल एडवर्टाइजिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 6000 प्लस इसके एक्टिव कैंपेन्स हैं, मतलब 6000 एक्टिव कैंपेन डेली चलते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये 6000 कंपनी ऐसी जिन्होंने इनको दे रखा है इनकी ब्रांड बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्टिव ऑडियंस, दोस्तों 1.3 बिलियन प्लस इसके एक्टिव ऑडियंस हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं पर मंथ 50 बिलियन इंप्रेशन इनके एड्स के ऊपर आते हैं और 6 वर्क प्लेस हैं और 195 प्लस कंट्रीज में कंपनी काम करती है। मतलब यहाँ से तो कंपनी सॉलिड लग रही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके ओवरऑल ग्लोबल ऑडियंस, मतलब पूरी दुनिया के अंदर इसके जो ऑडियंस है वो कहाँ पे है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 298 मिलियन नॉर्थ अमेरिका में है और यूरोप के अंदर 180 मिलियन है। और अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर तो 100 मिलियन अफ्रीका के अंदर है।
अगर दोस्तों हम इंडिया की बात करते हैं तो 400 मिलियन इंडिया के अंदर है। उसके बाद दोस्तों अदर्स के अंदर 120 मिलियन है। अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर 150 मिलियन है। अगर हम बात करते हैं जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो लगभग 82 मिलियन ऑडियंस हैं इनके। तो काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो अपनी वर्टोज एडवर्टाइजिंग कंपनी है और एफिली इंडिया के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हो मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये कंपनी 260 करोड़ की है और एफिली इंडिया लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप एक्वायर कर रखा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्राइस अर्निंग रेशियो की। जैसे कि आप देख पा रहे हो वर्टोज एडवर्टाइजिंग का प्राइस अर्निंग रेशियो 61.79 है। अगर आप एफिली इंडिया का देखते हो तो 123, जो कि बहुत इससे लगभग डबल है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, क्योंकि अपने को 5.0 होने भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अगर एफिली इंडिया का देखते हैं तो 37.64 प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब इतने गुना प्राइस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू के, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं डिविडेंड की, तो दोस्तों एफिली इंडिया 0.0 इसका डिविडेंड यील्ड है, लेकिन अपना जो एडवर्टाइजिंग वर्टोक्स एडवर्टाइजिंग कंपनी है उसको 0.05, मतलब ये भी ना के बराबर है, लेकिन फिर भी कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट कमा रही है उस हिसाब से डिविडेंड तो दे रही है। तो यहाँ पे अगर आप कंपेरिजन देख पा रहे हो तो आपको समझ पाओगे कि इस कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं इसका चार्ट एनालिसिस। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इसका लाइफ टाइम चार्ट लगा लिया है, और अगर कंपनी बात करते हैं 40 रुपये से लिस्ट होती है, उसके बाद एक बहुत ही शानदार तेजी रहती है दोस्तों। 40 रुपये से लगभग 160 के आसपास स्टॉक चला जाता है। उसके बाद एक बड़ा करेक्शन होता है स्टॉक के अंदर और स्टॉक 84 रुपये के आसपास आ जाता है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर फिर से तेजी आती है और दोबारा 147 के आसपास चला जाता है, लेकिन फिर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन होता है। लेकिन इस करेक्शन के बाद क्या होता है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड होने लगता है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, लेकिन उसी के आसपास एक जैसा कि आप देख पा रहे हो इसी के अंदर ही घूम रहा है। लेकिन फिर उसके बाद लॉकडाउन आ जाता है और उसके बाद कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी गिर जाता है और अपना लो बनाता है 47 रुपये के आसपास। लेकिन दोस्तों उसके बाद देखो कंपनी के अंदर कितनी शानदार तेजी रहती है, 47 रुपये से लगभग 217 के आसपास स्टॉक चला जाता है, तो ये काफ़ी शानदार तेजी है दोस्तों। अब हम देखते हैं कुछ मूविंग एवरेज की। जैसे कि आप देख पा रहे कंपनी अगर 5 डेज की ईएमआई को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आ रही है, तो ये काफ़ी शानदार रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी लगातार बढ़ती जा रही है, वी शेप रिकवरी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस रेंज से कंपनी ने अपना जो बुलन स्टार्ट किया था, उसके बाद देख पा रहे हो कि कंपनी के अंदर टाइम टू टाइम करेक्शन भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी हमेशा ऊपर ही जाते रहते हैं, टाइम टू टाइम जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ भी देख पा रहे हो ऊपर जा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, टाइम टू टाइम करेक्शन दे रही है, तो ये अच्छी बात है। अगर कोई कंपनी टाइम टू टाइम करेक्शन दे रही है तो एक अच्छी ग्रोथ मानी जाती है, अच्छा उसको बढ़ना माना जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो टाइम टू टाइम कंपनी के अंदर करेक्शन भी आ रही है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं RSI की दोस्तों, वो है लगभग 59-60 के आसपास है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। मतलब मेरे को उम्मीद है कि थोड़ा और स्टॉक आने वाले समय थोड़ा गिरना चाहिए, जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आने वाले समय में स्टॉक थोड़ा गिर सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो एक बैंड है, इसके अंदर लगातार स्टॉक जब भी ऊपरी लाइन के ऊपर टच किया है तो नीचे की तरफ आया है, और जब भी नीचे की तरफ टच किया है तो ऊपर की तरफ गया है, मतलब वो मिडिल लाइन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस बार आप देखो अभी लगभग जो शेयर है ऊपरी लाइन के ऊपर टच कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, अपने को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर नीचे की तरफ आता है तो हमें इसको जरूर खरीदना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बाय और सेल की, इस कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों इसको बिल्कुल खरीदना चाहिए, लेकिन लास्ट डिसीजन आपका ही है कि आप अपनी खुद की रिसर्च करो, उसके आप देखो कि आपको खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते, क्योंकि कंपनी काफ़ी रिस्की है कि भाई रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है, रिस्क तो आपको पता है बहुत ज़्यादा रहेगा ही। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लगभग 190 रुपये से 200 रुपये के आसपास खरीद सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही रहेगा। आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद और देखनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, मैंने अपना ओपिनियन आपको बताया। अब आप अपनी रिसर्च करिए इस कंपनी के ऊपर, अगर आपको लगता है कि आपको खरीदना चाहिए तो आप इसको जरूर खरीद सकते हैं। 190 और 200 के बीच में आप इसको जरूर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।